अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और सैलरीड एम्प्लॉई के लिए आईटीआर वन फॉर्म एप्लीकेबल हो जाता है। तो आईटीआर वन के ऊपर आप फाइल कर सकते हैं अपनी रिटर्न को, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया हुआ है कि कैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक आर्मी पर्सन है, आपका रिफ़ंड बनता है, आर्मी पर्सन नहीं है रिफ़ंड बनता है, या आपका रिफ़ंड नहीं भी बनता है, आप वहाँ पर अपनी सैलरी की इनकम को, रेंटल इनकम को, कोई आपकी अदर सोर्सेज इनकम है, ये सारी ही इनकम को दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। तो वो सारे ही वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखें, जब इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करते हैं तो गलत आईटीआर फॉर्म चूज़ ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर आईटीआर वन से लेकर आईटीआर सेवन 7 तरीके के फॉर्म होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के ऊपर इनकम कैटेगरी के हिसाब से जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 रुपये तक शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, तो आप आईटीआर वन फॉर्म जो है वो चूज़ कर लें। तो इसको अपनी इनकम के हिसाब से ही चूज़ करें। इसकी भी ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि कौन सी इनकम कैटेगरी के ऊपर आपको कौन सा फॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि अगर आप गलत फॉर्म चूज़ कर लेते हैं तो उससे आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। वहीं सेकंड, टैक्स रिजीम का चयन करना। तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही न्यू टैक्स रिजीम में आपकी आईटीआर फाइल की जाएगी। तो इसलिए आपको ये पहले से ही डिसाइड करके रखना होता है कि आपको कौन से टैक्स रिजीम में जाना होता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का बेनिफिट मिलता नहीं है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सारे ही बेनिफिट मिल जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी आईटीआर को फाइल करें। फॉर्म 26 एएस से अपनी इनकम का वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें। देखिए 26 एएस फॉर्म क्या होता है, वहाँ पर आपकी अगर सैलरी से टीडीएस कटा है तो वहाँ पर आपकी कितनी सैलरी इनकम है, कितना टीडीएस कटा है। ऐसे ही कोई आपकी एफडी थी, वहाँ पर कोई टीडीएस कटा है, एफडी के अलावा कोई और इनकम है, वहाँ पे टीडीएस की डिडक्शन हो रखी है, कोई टीसीएस आपने पे किया है, तो सारी ही डिटेल आपको 26 एएस में मिल जाती है। तो इसलिए जब भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाएँ तो 26 एएस और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को ज़रूर चेक कर लें। तो दोनों ही आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्या डिटेल आपको चेक करनी है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म 16 है बेहद ज़रूरी दस्तावेज। तो देखिए फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर तो वैसे आपको दे ही देगा, बट स्टिल आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना ना भूलिए, क्योंकि फॉर्म 16 के अंदर आपकी सारी ही डिटेल मेंशन होती है। आपकी सैलरी कितनी है, कितनी आपको आपके एम्प्लॉयर ने एग्जम्पशन दी है, जैसे एचआरए की एग्जम्पशन हो गई, इसके अलावा कोई कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, कोई और अलाउंसेस जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता होगा, वो सारे ही अलाउंस वहाँ पर लेस करके दिखाए होते हैं। और जो आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर की होती है वो सारी ही इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन भी आपको मिल जाती है। तो फाइनली आपका कितना टीडीएस आपके द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा काटा गया है आपको वहाँ पर नज़र आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एचआरए डिटेल्स एक बार ज़रूर देख लें। देखिए अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और एचआरए आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है और आप रेंट की पेमेंट करते हैं, तो फिर आपको एचआरए की छूट मिल जाती है। तो इसलिए एचआरए की जो छूट मिलती है वो केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में मिलती नहीं है। तो जब आप आईटीआर फाइल करें और एचआरए की आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो ध्यान रखें ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाएं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अदरवाइज़ आपकी जो आईटीआर है वो न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल कर देगा सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही होता है। तो आपको चूज़ करना होता है ओल्ड टैक्स रिजीम। वहीं अपने निवेश पर ज़रूर ध्यान दें। जैसे 80C से लेकर 80U तक बहुत सेक्शन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ के अंदर आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, उसका बेनिफिट मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, एलआईसी हो गया, उसके अलावा होम लोन प्रिंसिपल हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह हो गई। तो इन सब की छूट आपको 80C से लेकर 80U तक बहुत सारे सेक्शंस के अंदर मिल जाती है। 80 डे के अंदर आप मेडिक्लेम की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए सारी ही डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में मिलती नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट की है, टैक्स सेविंग के पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट की है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ और वहीं पर अपनी जो है इनकम को जो है दिखाएं, ताकि आप इन बेनिफिट्स ले सकें इन डिडक्शंस का। दूसरा, अगर आपकी आईटीआर आप फाइल करने जा रहे हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी केवल एक ही प्रॉपर्टीज इनकम है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं, रेंटल इनकम दिखा सकते हैं। बट अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उस केस में फिर आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल हो जाएगी। तो साथियों अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रख के चलनी है। और जो भी वीडियो मैंने आपको बताए हैं वो सारे ही वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट पर चैनल पर विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।